नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9 विषय हिंदी सत्र 2023-24 का सेट बा का संपूर्ण हल देख रहे हैं। इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप अच्छे से याद करें। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न पत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 1 है अपना, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो महाकाव्य है सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला है, मेघ आए किसकी रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है मेघ आए। कामायनी है तो कामायनी महाकाव्य है जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। कामायनी छायावादी युग की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, हाजिरी लेने आता था जानवरों की कि कोई जानवर भाग तो नहीं गया है, मर तो नहीं गया है। समास के प्रकार हैं तो समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है तो यह रिपोर्ताज विधा है। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। कैदी और कोयल दोनों ही देश के वासी हैं तो गुलाम देश के वासी हैं। छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती है तो यह तुक कहलाती है। करुण रस का स्थायी भाव होता है तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और भाषा के जानकार थे तो उर्दू आ जाएगा इसमें। फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे महादेवी वर्मा के बाबा। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं तो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अगला है, रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई रचना है तो रीढ़ की हड्डी एकांकी विधा में लिखी गई रचना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी थे तो यह सत्य है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है यह असत्य है। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है यह सत्य है। नाटक गद्य की गुण विधा है यह असत्य है। नाटक गद्य की प्रमुख विधा है। मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है यह असत्य है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था तो यह सत्य है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। कबीरदास तो कबीरदास की सही जोड़ी होगी भाई आडम्बरों का विरोध। उपमा अलंकार के अंग तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अश्रु का तद्भव तो इसका आंसू हो जाएगा। हरिशंकर परसाई की सही जोड़ी होगी प्रेमचंद के फटे जूते। नैतिक का विलोम तो नैतिक का विलोम अनैतिक होता है। किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विभीषिका का शाब्दिक अर्थ होता है या शब्दार्थ होता है भयंकरता। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। रसखान किसके अनन्य भक्त थे? तो रसखान भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ
शब्दालंकार होता है। सालिम अली किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो सालिम अली वर्डवाचर नाम से जाने जाते हैं, अर्थात पक्षी प्रेमी। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? तो इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कितने भाई बहन थे? तो मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के 5 भाई बहन थे। प्रश्न क्रमांक 6 है अपना, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, भक्ति काल में तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी, रसखान, मीराबाई जैसे रस सिद्ध कवियों की वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली। इस काल का साहित्य, भाव, भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से इस काल का साहित्य सर्वोत्तम है। अतः भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अथवा वाला प्रश्न है, छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, छायावाद की 2 विशेषताएं। व्यक्तिवाद की प्रधानता, छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। दूसरी विशेषता होगी प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 7 है अपना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। पहली विशेषता, प्रकृति प्रेमी। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार और कोमल रूपों के प्रति विशेष प्रेम रखते थे। दूसरी विशेषता हो जाएगी मानवीय भावनाओं का चित्रण। सुमित्रानंदन पंत मानवीय संवेदनाओं के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील थे। प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा, मानसरोवर के 2 अर्थ हैं। पहला, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विचरण करते हैं। दूसरा, पवित्र मन। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट लेकर व्याकुलता से देखा, क्योंकि लता रूपी प्रेमिका को बादल रूपी प्रेमी के दर्शन 1 वर्ष के बाद हो रहे थे। प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, अंधेरी काली रात में कोकिल की दर्द भरी कूक सुनकर कवि इस कूक का कारण जानना चाहते हैं। उनकी प्रतिक्रिया होती है कि क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात को इस प्रकार चीख रही हो? तुम्हें किसी जंगल की आग की लपटें तो नहीं दिख गई हैं? प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है, अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के पौधे पर फल जब पककर तैयार हो जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो खेत में सोने की किंकिणी बजने लगी है। प्रश्न क्रमांक 10 है, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। तो रस का सामान्य अर्थ होता है आनंद। साहित्य को पढ़ने, देखने या सुनने से पाठक, श्रोता, दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंगों के नाम, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है, छंद की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखिए। निश्चित गति, यति, मात्रा, वर्ण, लय, तुक आदि का विचार करके जो शब्द रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद,
वर्णिक छंद। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रूपक अलंकार काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरा प्रश्न है, अथवा वाला काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो काव्य भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। इसमें कल्पना एवं भावों की प्रधानता होती है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। अगला प्रश्न है 12वां, कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो कहानी वास्तविक जीवन की ऐसी काल्पनिक कथा होती है जो छोटी होते हुए भी स्वतः पूर्ण होती है। युवा कर के अनुसार जो कुछ कहें वही कहानी है। कहानी सम्राट या कथाकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है जो किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी है। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है। कहानी के 6 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी विधा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो एकांकी विधा की 2 विशेषताएं। पहली, एकांकी में एक ही कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। दूसरी विशेषता, एकांकी में एक अंक होता है एवं पात्र संख्या कम होती है। प्रश्न क्रमांक 13 है, राहुल सांस्कृत्यायन अथवा हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की 2 विशेषताएं। पहली विशेषता, परसाई जी ने बोलचाल की व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है। आपकी भाषा में तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार हुआ है। दूसरी विशेषता हो जाएगी, हरिशंकर परसाई जी ने विषय के अनुरूप शैलियों का प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, उद्धरण शैली, सूत्र शैली, संस्मरण शैली, विवरणात्मक शैली का प्रयोग आपने अपनी रचनाओं में किया है। प्रश्न क्रमांक 14 है, 2 बेलों की कथा पाठ में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, कहानी में बेलों के माध्यम से भाईचारे, स्वामी भक्ति, स्त्री के प्रति सम्मान, गिरे हुए शत्रु पर वार न करना, अपयश के प्रति सावधान रहना, स्वाभिमान, परोपकार आदि अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल सांस्कृत्यायन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लिखिए। तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल सांस्कृत्यायन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना था जो काफ़ी कठिन थी। उन्होंने घोड़े लिए तो उनके हिस्से में बहुत धीरे चलने वाला घोड़ा आया, जिसके कारण वे रास्ते में पीछे रह गए और अपने साथियों से पिछड़ गए। निर्जन मार्ग में डाकुओं का भय सताता रहा। प्रश्न क्रमांक 15 है, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, लिखिए। लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि उर्दू फारसी सीखने में उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। पढ़ाने के लिए मौलवी आए तो वे चारपाई के नीचे छिपकर बैठ गई, इसलिए वे उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो इसका उत्तर होगा, हमारा दैनिक जीवन आज की उपभोक्तावादी संस्कृति से पूरी तरह प्रभावित है। जीवन में नित्य प्रति प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के विज्ञापन निरंतर होते हैं। साबुन, ब्रश, घड़ी, वस्त्र, कंप्यूटर आदि आवश्यक अनावश्यक वस्तुएं दैनिक जीवन में जगह बना रही हैं। प्रचार प्रसार के कारण हम इन वस्तुओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उपभोक्तावादी विशिष्टता वाला समाज है जिसकी ओर सामान्य वर्ग भी आकर्षित हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी, तो इसका अर्थ होगा एकमात्र
सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाठी थे। दूसरा है टेढ़ी खीर होना कठिन कार्य, इसका वाक्य में प्रयोग होगा। बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं में 95% अंक प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। दूसरा प्रश्न है निपात शब्द क्या है, लिखिए। वाक्य में अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं, जैसे भी, तक, ही आदि। प्रश्न क्रमांक 17 है गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी यह ऐलान कर रही थी कि बाढ़ का पानी रात के 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर जैसे क्षेत्रों में घुस जाएगा। इससे लेखक फणीश्वर नाथ रेणु को एहसास हो गया था कि उनके क्षेत्र में भी बाढ़ का पानी आ सकता है। लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, लिखिए। लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा, परंतु उनके बारे में उन्होंने जो कुछ भी अपनी माँ, पिता आदि से सुन तो रखा ही था। वह अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। उसके निम्नलिखित कारण थे। आज़ादी के लिए जुनून, ममतामयी माँ, आज़ाद ख्यालों वाली महिला, स्पष्टवादी महिला, दूसरे के जीवन में दखल न देने वाली, ये सभी गुण उसकी नानी में थे, जिसके कारण लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से प्रभावित थी। प्रश्न क्रमांक 18 है अपना निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो इसकी हमें संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। इस काव्यांश की संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के साकिया एवं शबद पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर या कबीरदास जी हैं। प्रसंग है इसका, इसमें कुल से बड़ा मनुष्य के कर्मों को बताया गया है। कुल से बड़ा मनुष्य के कर्म बताए गए हैं। भावार्थ है इसकी, कबीरदास जी कहते हैं कि उच्च अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी लाभ नहीं है अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। जिस प्रकार शराब से भरे हुए सोने के कलश की भी सज्जनों द्वारा बुराई ही की जाएगी, वैसे ही नीच कर्म करने वाला उच्च कुल में पैदा होकर भी निंदा का पात्र बनेगा। इसमें विशेष भी लिख सकते हैं हम। कर्म के महत्व को बताया गया है। सरल, सुबोध, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास जी ने इस काव्यांश में किया है। प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा वाला जो काव्यांश है, मानुष हूँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो इसकी संदर्भ है, यह काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक के सवैये पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान हैं। प्रसंग है इसका, इसमें कवि रसखान ने ब्रज भूमि के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। भावार्थ है इसका, रसखान चाहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो सदा ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं। यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो मुझे नंद बाबा की गायों के मध्य नित्य प्रति चरने का सौभाग्य प्राप्त हो। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोकुल पर्वत का बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से ब्रज की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छत्र के रूप में धारण किया था। यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरी कामना है कि मैं नित्य प्रति यमुना के तट पर कदम के वृक्षों की डालियों पर निवास करूं। विशेष है पहला, कवि ने ब्रज में ही पुनः जन्म लेने की कामना प्रस्तुत की है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 19 से अपना निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। तो इसका संदर्भ दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया है
और इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रसंग और व्याख्या आप कर सकते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। उसके बाद में अथवा वाला था, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। तो इसकी संदर्भ पाठ का नाम होगा उपभोक्तावाद की संस्कृति। श्यामचरण दुबे इसके रचनाकार हैं और इसका प्रसंग और व्याख्या आप स्वयं करें। प्रश्न क्रमांक 20, जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। जल है तो कल है विषय पर अनुच्छेद देख रहे हैं हम। जल के माध्यम से ही पशु पक्षी मानव एवं समस्त प्राणी जीवन पाते हैं। पेड़ पौधे जल के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं। जल ही शीतलता प्रदान करता है। जल खेती के लिए अति महत्वपूर्ण है। जल उद्योग धंधे व्यवसाय सभी का आधार है। हमारे सभी दैनिक क्रियाकलाप जल के कारण ही संभव हो पाते हैं। पृथ्वी से जल का लोप हो जाए तो समस्त प्राणी जीवन समाप्त हो जाएगा। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल ही स्वस्थ जीवन का आधार है। जल के महत्व को हमें समझना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कवि रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा आपकी किस खेल में अधिक रुचि है विषय पर दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। संवाद का मतलब बातचीत, तो आप इसको कर सकते हैं। आपकी जिस खेल में रुचि हो उस खेल को लेकर दो मित्रों के बीच आप संवाद कर सकते हो। प्रश्न क्रमांक 21 है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अथवा वाला प्रश्न अपठित गद्यांश था, शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। प्रश्न उत्तर देखते हैं हम डायरेक्ट। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक अर्थात यह अपठित गद्यांश किसके बारे में है, तो हम देख रहे हैं यह अपठित गद्यांश शीलवान व्यक्ति, तो इसका शीर्षक होगा मनुष्य एवं शीलयुक्त व्यवहार, या शीलवान व्यक्ति भी हम इसका शीर्षक लिख सकते हैं। शीर्षक हमेशा 2 या 3 शब्दों का ही रहता है। प्रश्न क्रमांक, शीलयुक्त व्यवहार की क्या विशेषता है, तो इसका उत्तर होगा शीलयुक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, यह विशेषता हो जाएगी। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। जो अपठित गद्यांश दे रखा है इसी में से आपको लिखना है अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए सारांश, कम से कम 1/3। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 से अपने कक्षा शिक्षक को अर्ध दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसका उत्तर है, सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, शासकीय हाई स्कूल, फिर स्कूल का नाम लिखें आप। विषय अर्ध अवकाश लेने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि मैं कक्षा 9वीं का छात्र या छात्रा हूँ। मेरे घर पर ज़रूरी कार्य आ जाने के कारण मैं अर्ध या आधा दिवस का अवकाश चाहता या चाहती हूँ, अतः आप मुझे अर्ध दिवस का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, नाम, कक्षा और उपस्थिति नंबर और दिनांक इसमें आपको लिखना रहता है। नए प्रारूप के अनुसार आप इसको इधर भी लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। इसमें 5 निबंध आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको एक निबंध रूपरेखा सहित लिखना है। तो एक निबंध हम देख लेते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान। सबसे पहले रूपरेखा लिखें। प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न हानियाँ, पर्यावरण प्रदूषण का निवारण,
और लास्ट पॉइंट रहेगा उपसंहार। उसके बाद में हमें निबंध लिखना है। जो पॉइंट रूपरेखा में हमने लिखे थे उन्हीं का वर्णन हमें करना है। सबसे पहला पॉइंट है अपना प्रस्तावना। पर्यावरण का अर्थ है हमारे आसपास का आवरण या वातावरण, तथा प्रदूषण का अर्थ है दूषित होना। हमारे आसपास का आवरण जब इतना दूषित हो जाए कि हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने लगे तो इसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण को जल, ध्वनि, वायु, मृदा, रेडियो एक्टिव प्रदूषण आदि में बांटा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों को मिलने से पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। चौथा पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न हानियाँ। पर्यावरण प्रदूषण से श्वास, त्वचा, मस्तिष्क, पेट की बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, दमा, दाद, खाज, खुजली, पीलिया, बेचैनी, पागलपन, पेचिश, उल्टी, दस्त आदि का खतरा बना रहता है। पांचवा पॉइंट है अपना पर्यावरण प्रदूषण का निवारण। पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों को न मिलने देकर पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। और अंतिम पॉइंट है अपना उपसंहार। पर्यावरण प्रदूषण निवारण हेतु हमें मिलकर प्रयास करने चाहिए। इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए तथा वृक्षों को कटने से बचाना चाहिए। पर्यावरण हेतु उत्तम कार्यों के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक करना चाहिए।